Hello everyone, welcome to SQ Digital Learning Classes and I am Chandradeep Singh, Assistant Professor in Department of Law in the Sri Krishna University, छतरपुर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं CRPC, जिसको हम बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के नाम से जाना जाता है। और इस टॉपिक को या हम CRPC के इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम समझेंगे कि CRPC है क्या, उसमें बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना होता है। हम एक ओवरव्यू या एक बर्ड आई व्यू लेंगे CRPC का, ताकि जो भी स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार CRPC पढ़ने वाले हैं तो उनको एक चीज़ ओवरव्यू उनको एक पता रहे CRPC के बारे में कि उन्हें उसमें क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट किन चीज़ों से डील करता है, आखिर क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है क्या। तो हम आते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का हम लेते हैं इंट्रोडक्शन कि इसके बारे में हमें क्या क्या जानना आवश्यक है। पढ़ने से पहले कौन सी चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए ताकि हम जब भी इस सब्जेक्ट को पढ़ें तो इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त हमें ऐसा ना लगे कि नहीं एकदम से क्या नया पढ़ने लगे हैं। तो ये लेक्चर आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि आप कोई भी CRPC का जो सब्जेक्ट है आप उसको स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम रहे कि आपको लगभग इसमें ऐसी ऐसी चीज़ों से डील करना पड़ेगा। उन चीज़ों को हम देखते हैं। और आपका ये जो लेक्चर है तो लेक्चर आपका बेनिफिशियल रहने वाला है LLB 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए और उन बच्चों के लिए भी जो BLLB 6th सेमेस्टर में हैं, और वो बच्चे जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर भी सब्जेक्ट आपका CRPC, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में CRPC एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले करता है, तो ये लेक्चर आपका इन सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल या बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। तो अब आगे आते हैं। तो अच्छा, बेसिकली CRPC के अंदर जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो लॉ होते हैं ना, तो लॉ को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। आपके लॉ कैसे 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किए गए हैं, एक आपका होता है प्रोसीजरल लॉ और एक होता है सब्सटेंटिव लॉ। तो प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ, तो सब्सटेंटिव लॉ को हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंटिव लॉ को हिंदी में बोला जाता है मूल विधि। सब्सटेंटिव लॉ हमारी क्या है, इसको हम बोलते हैं मूल विधि, और प्रोसीजरल लॉ को बोला जाता है प्रक्रियात्मक विधि। तो अच्छा, मूल विधि जैसे नाम से समझ में आ रहा है, हमारा ये जो मूल विधि है, तो मूल विधि का मतलब ऐसी विधि जो मौलिक चीज़ों की बात करती हो, जो किन्हीं चीज़ों को बेसिक या फंडामेंटल स्तर पर किन्हीं चीज़ों को डिफाइन करती हो। तो अगर हम डेफिनेशन भी देखते हैं तो सब्सटेंटिव लॉ या मूल विधि की डेफिनेशन क्या है, तो सब्सटेंटिव लॉ हमारा क्या होता है, लॉ दैट डिफाइंस द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पर्सन विच कैन बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। तो सब्सटेंटिव लॉ या मूल विधि ऐसी विधि है जो कि व्यक्तियों के उन अधिकारों, उन दायित्वों और उन कर्तव्यों को डिफाइन करती है जिनको विधि के द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है। विच कैन बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ, विधि जिनको लागू कर सकती है। तो ऐसे लॉ हमारे क्या कहलाते हैं, सब्सटेंटिव लॉ या मूल विधि कहलाते हैं, जो विधि के द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। तो अच्छा, उनमें क्या बताया गया, उनमें केवल ये बताया गया कि आपका जो राइट है तो कैसा राइट है जो विधि आपका प्रवर्तन करा सकती है, विधि उस राइट को लागू करा सकती है, या आपकी कोई ड्यूटी या लाइबिलिटी बनती है किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, तो आपकी जो लाइबिलिटी है तो विधि आपको बाध्य कर सकती है आपके उस दायित्व को पूरा करने के लिए। अच्छा, अब जो हमारे सब्सटेंटिव लॉ होते हैं उनके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है, जैसे कि आपका इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860, तो इसमें आपका क्या बताया गया, इसमें बताया गया भारतीय दंड संहिता में ऐसे अपराध बताए गए हैं आपके जो कि आपके दंडनीय हैं, और ऐसे कृत्य जिन कृत्यों को हम अपराध की श्रेणी में डाल सकते हैं। तो वहाँ पर व्यक्तियों के दायित्व वहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति फला फला टाइप का या किसी भी टाइप का कोई भी कृत्य करता है, कोई भी एक्ट ऐसा करता है जो कि आपका उस ऑफेंस की श्रेणी में आता है जो कि IPC में डिफाइन किया गया है, तो आपका जो ऑफेंस है वो क्या बता रहा है, IPC में आपका जो ऑफेंस है वो डिफाइन किया गया है कि ऐसा एक्ट ऑफेंस माना जाएगा, उस एक्ट के लिए इतनी आपको सज़ा दी जाएगी या इतना जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। तो केवल उन चीज़ों को वहाँ परिभाषित किया गया, उसके संबंध में आगे का नहीं बताया गया है कि अगर जो सज़ा है तो सज़ा कैसे दी जाएगी, जो जुर्माना है जुर्माना भरने का क्या प्रोसीजर होगा, कैसे हम जुर्माने के लिए कहाँ पर हमें या कहाँ से हमें ऑर्डर मिलेगा, कहाँ पर जुर्माना भरना पड़ेगा, और कौन उसके संबंध में कौन अधिकारी होंगे, कौन सी आपकी अथॉरिटीज़ होंगी जो आपको पनिशमेंट दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें IPC में नहीं बताई गई हैं। इसमें केवल आपके लाइबिलिटीज़ को IPC में बताया गया। इसी तरह हमारा आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारा कॉन्ट्रैक्ट या जो संविदाएँ होती हैं, या हम इनको देख लेते हैं संविदाओं को।
कि जो कि नॉर्मल सेंस में हम नॉर्मली हम जो बोलते हैं तो जो हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शन या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं तो सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। कोई भी चीज़ खरीदना बेचना, जो भी प्रॉपर्टी वगैरह का लेन देन होता है, और जो आपके कंपनीज़ में जो शेयर वगैरह होते हैं, शेयर खरीदना बेचना, ये सारी चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है संविदा विधि, तो संविदा विधि आपके संविदा से संबंधित कुछ आपके निश्चित जनरल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सामान्य सिद्धांत हैं, तो सामान्य सिद्धांतों को डिफाइन करती है। तो यहाँ प्रोसीजर नहीं बताया गया, केवल आपके सामान्य सिद्धांतों को डिफाइन किया गया है। इसी तरह हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम, तो संपत्ति अंतरण अधिनियम में भी हमारा संपत्ति को लेकर क्या नियम कानून इस एक्ट में बताए गए हैं, उन चीज़ों को केवल डिफाइन किया गया है। द सेम थिंग अप्लाइज इन द हिंदू मैरिज एक्ट ऑल्सो, तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी हमारे यहाँ हिंदुओं के लिए क्या क्या विधियाँ हैं, उनको क्या फॉलो करना पड़ता है, या हिंदू विधि कब आपकी मान्य मानी जाती है, कब वो विधि मान्य होती है। हिंदू मैरिज के अंतर्गत जो भी आप विवाह वगैरह करते हैं कब विधि मान्य होता है, ये आपका हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है। तो ये तो हो गए हमारी मूल विधियाँ, जहाँ पे केवल आपके राइट्स, लाइबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ को डिफाइन किया जाता है, जो कि अच्छा एक चीज़ जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, यानी लॉ जिनको इन्फोर्स कर सकता है या जिनको विच कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। तो ऐसे राइट्स और लाइबिलिटीज़ को डिफाइन किया जाता है। अब आता है प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रियात्मक विधि। तो प्रक्रियात्मक विधि हमारी कौन सी विधि होती है? तो प्रोसीजरल लॉ इज द लॉ which sets the procedure to enforce the right, duties, liabilities defined in the substantive law। तो जो प्रोसीजरल लॉ या प्रक्रियात्मक विधि है, तो प्रक्रियात्मक विधि ऐसी विधि है जो कि सब्सटेंटिव लॉ यानी मूल विधि में बताए गए अधिकारों और दायित्वों को उनको किस तरह उनके संबंध में प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उनके संबंध में क्या प्रक्रिया होगी, वो प्रक्रिया बताती है। वहाँ पे डेफिनेशन बस नहीं है, वहाँ पर उनके संबंध में प्रक्रिया बताई गई है। तो सब्सटेंटिव लॉ में डिफाइन की गई हमारे राइट्स और लाइबिलिटीज़ को कैसे प्रोसीड किया जाएगा, उसके संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये चीज़ें हमारी प्रोसीजर लॉ में होती हैं। तो प्रोसीजर लॉ के कुछ एग्जाम्पल जो कि हम अभी देखने वाले हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सेकेंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अच्छा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी बोल देते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को हम सिविल प्रोसीजर कोड भी बोल देते हैं, CRPC और CPC इनको हम शॉर्ट में बोल देते हैं, इनके संक्षिप्त नाम हो जाते हैं। अब आगे चलते हुए हम देखते हैं, अब जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ये किन चीज़ों के बारे में बताता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बताता है कि जो भी आपके अपराध होते हैं जिनमें भी दंड दिया जा सकता है, जैसे कि हमारा एक्ट हो गया IPC हो गया, तो IPC हमारी दांडिक विधि हो गई, उसमें हमारे अपराधों के बारे में बताया गया है। ये हमारा पॉक्सो एक्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ, ये हमारा पॉक्सो एक्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, तो पॉक्सो अधिनियम हो गया, घरेलू हिंसा अधिनियम हो गया या NDPS अधिनियम हो गया। इन सारी विधियों में बताया गया है कि किस तरह का कृत्य कौन सा अपराध कहलाएगा। लेकिन जब वो अपराध हो जाएगा तो उस अपराध को उसकी सज़ा तक, या अपराधी है तो अपराधी को उसकी सज़ा दिलाने तक के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताई जाती हैं। जैसा कि लिखा भी हुआ है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एस्टैब्लिशेस द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय इफ एनी टाइप ऑफ ऑफेंस इज कमिटेड गिवन इन एनी सब्सटेंटिव लॉ ऑफ क्रिमिनल नेचर। तो जो हमारे क्रिमिनल नेचर के जो भी सब्सटेंटिव लॉ हैं जो कि क्राइम को डिफाइन करते हैं, तो उसमें किसी भी अपराध घटित होने के बाद क्या प्रक्रिया होगी, वो प्रक्रिया एस्टैब्लिश करता है हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। एक तरह से मैकेनिज्म बताता है कि इसके संबंध में क्या मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश कर रहा है। एक मैकेनिज्म ये नया एक बना रहा है कि IPC में या IPC के अलावा जो भी हमारे एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, NDPS एक्ट है, या फिर और भी दूसरे क्रिमिनल नेचर के जो भी सब्सटेंटिव ऑफेंसेज हैं, तो उनके संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये चीज़ें हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बताई जाती हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब हम समझते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मान लो IPC में डिफाइन किए गए किसी थेफ्ट को, चोरी का अपराध करता है या मर्डर करता है या मान लो रॉबरी वगैरह करता है या किडनैपिंग करता है, कुछ भी करता है, तो उसके संबंध में क्या प्रोसीजर रहने वाला है, उसके संबंध में क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो इस तरह की चीज़ों को हम CRPC में पढ़ते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने मर्डर की कमिट किया हुआ है, ठीक, किसी व्यक्ति की हत्या की हुई है। अब हत्या की जो सूचना पुलिस को मिलती है, तो पुलिस के पास उस संबंध में क्या शक्तियाँ होंगी, पावर्स ऑफ पुलिस,
यानी पुलिस को उस हत्या की सूचना मिलने के बाद क्या क्या शक्तियाँ दी गई है कि वो किस तरह प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है, क्या क्या चीज़ें उसके हाथ में, कौन सी शक्तियाँ ऐसी दी गई हैं जिसमें वो अपराधी को पकड़ सकती है या इन्वेस्टिगेट कर सकती है, या कुछ और भी पावर्स उसके पास हैं या नहीं है। फिर दूसरी चीज़ आती है, मान लो कोई अपराध हुआ, अब अपराध के बारे में अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन होता है, तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा भैया? पुलिस करेगी या कोई और अधिकारी अपॉइंट किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। फिर सेकंड होता है कि विच मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू टेक द कॉग्निजेंस। तो अब जो कोई भी अपराध हुआ है तो उस अपराध का संज्ञान लेने के लिए कौन सा मजिस्ट्रेट एम्पावर किया गया है, किस मजिस्ट्रेट को सशक्त किया गया है कि वो जो अपराध है उस अपराध का संज्ञान किस स्तर का मजिस्ट्रेट करेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करेगा या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट करेगा या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा, ये सारी चीज़ें। या फिर उसके बाद और प्रक्रिया क्या है, हाउ द समन्स आर सर्व्ड। अब समन्स हैं तो समन कैसे सर्व किए जाते हैं, यानी समन्स की तामीली कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें। फिर क्या है, इन व्हाट मैनर वारंट इज एग्जीक्यूटेड। अब वारंट, न्यायालय द्वारा कोई वारंट जारी किया गया तो वारंट का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उस वारंट का निष्पादन कैसे किया जाएगा। और द नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर ट्रायल। अब जो अपराध का विचारण होना है, ट्रायल होना है, ट्रायल कहलाता है, वो आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है ट्रायल, जिसमें कोर्ट सारे एविडेंसेस और जो भी उसमें साक्षी वगैरह होते हैं, जो भी विटनेसेस होते हैं, तो उनके स्टेटमेंट लेने के बाद और एविडेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रायल की प्रक्रिया। तो हमें ये देखना होता है कि अगर कुछ अपराध, कोई अपराध हो गया है तो उसके संबंध में क्या क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। तो लगभग ये कुछ ऐसे प्रोसीजर होते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें सीआरपीसी में लगभग ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं। अच्छा, अब सीआरपीसी में देखो लगभग ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो कि हमें पढ़ने इंपॉर्टेंट हैं, या फिर कौन से टॉपिक ऐसे हैं कि जिनको पढ़ना बहुत आवश्यक है सीआरपीसी में। अगर उन टॉपिक्स को हमने नहीं जाना तो हम सीआरपीसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम मिस कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हम मिस कर सकते हैं। तो कुछ टॉपिक, अच्छा ये सारे टॉपिक नहीं है, सीआरपीसी का पूरा सिलेबस नहीं है, लेकिन सीआरपीसी के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ने होते हैं, तो हम इनको ऊपर ऊपर देख लेते हैं ताकि आपको सीआरपीसी में जाने से पहले ठीक ठीक थोड़ा समझ में आ जाए कि यहाँ सीआरपीसी में कौन से टॉपिक्स हैं और इनका मतलब क्या है या इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ता है। तो हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इन टॉपिक्स का। तो सबसे पहले देखो हम पढ़ते हैं क्लासेस एंड पावर ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स। जो हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, जो भी दांडिक न्यायालय हैं, तो उनकी क्या क्लासेस हैं, कितने वर्गीकरण हैं और उनको क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं, किस वर्ग के न्यायालय को क्या शक्तियाँ प्राप्त है, तो हमें पढ़ना होता है इसमें क्लासेस एंड पावर्स हो गया। फिर दूसरा है, एक प्रोविज़न होता है अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों की गिरफ्तारी को लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं कि कोई व्यक्ति, कब पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, कब पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती है, या कोई और भी प्रोविज़न है कि पुलिस को अगर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर या दूसरे थाने में या दूसरे जिले में जाके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो तब उसके संबंध में क्या प्रोविज़न या क्या प्रावधान है कि पुलिस उनको कैसे अरेस्ट करेगी। फिर नेक्स्ट होता है समन्स। अब देखो ये पूरी हमारी सीरीज चल रही है, व्यक्ति को गिरफ्तार करना, और दूसरी चीज़ होती है कि कोई व्यक्ति, न्यायालय किसी व्यक्ति को बुलाना चाहता है कोर्ट में, न्यायाधीश से किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाना चाहता है तो कैसे बुलाएगा, तो साधारण सी प्रक्रिया है समन्स। समन्स क्या होता है, समन्स का मतलब होता है बुलावा, किसी व्यक्ति को बुलाना। तो कोर्ट को जब किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता महसूस होती है कि किसी केस के सिलसिले में या किसी मामले में कोई व्यक्ति उससे संबंधित है और न्यायालय उससे पूछताछ करना चाहता है या किसी भी तरह की सहायता न्यायालय उससे चाहता है, तो न्यायालय उसको कोर्ट में बुलाने के लिए समन्स भेजता है, तो उसको बोलते हैं समन्स बुलावा। अब वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप लगाया गया उस व्यक्ति के खिलाफ समन भेजा जाए, हो सकता है कोई व्यक्ति किसी केस में साक्षी के तौर पर या विटनेस के तौर पर आने वाला है या उस केस में वो विटनेस है, न्यायालय को ऐसा लगता है तो न्यायालय उसको भी सम्मन भेज के बुला सकता है। अब सम्मन भेजने के बाद व्यक्ति को बुलाया जाएगा। फिर दूसरा एक तरीका क्या है, वारंट। मान लो कोई व्यक्ति सम्मन देने के बाद भी नहीं आ रहा है, न्यायालय ने उसको समन्स भेजे, उसको एक समय सीमा दी, लेकिन उस समय सीमा के बाद भी व्यक्ति कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है, कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहा है, तो तब क्या होगा, तब कोर्ट वारंट भेजता है। वारंट क्या होता है, वारंट एक तरह का आपका ऑर्डर ही होता है। वारंट को हम बोलते हैं ऑर्डर, आदेश। अब ये जो वारंट है सीआरपीसी में दो तरह के हैं। कोर्ट सीआरपीसी में दो तरह से वारंट जारी कर सकता है। एक तो होता है आपका अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट जो होता है वो सामान्यतया पहला होता है अरेस्ट वारंट।
तो अरेस्ट वारंट जो है वो सामान्यतः तब भेजा जाता है जब व्यक्ति को समन्स भेजने के बाद व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो फिर कोर्ट उसके अरेस्ट के लिए प्रोविज़न करता है और अरेस्ट वारंट यानी उसको अरेस्ट करने का आदेश जारी करता है कि उस व्यक्ति को अब अरेस्ट करके कोर्ट में लाया जाए। और दूसरा एक वारंट होता है सर्च वारंट। दो तरह के वारंट होते हैं। तो सर्च वारंट तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, जब किसी स्थान की तलाशी वगैरह लेनी होती है तो फिर पुलिस को या किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत किया जाता है, तो न्यायालय के सर्च वारंट द्वारा किसी अधिकारी या पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है ताकि वो किसी स्थान की तलाशी ले सके। तो वारंट दो तरह के हम पढ़ेंगे सीआरपीसी में, जब सीआरपीसी के अंदर हम जाएंगे। फिर नेक्स्ट है प्रोविजंस रिलेटेड टू मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस को हम बोलते हैं भरण पोषण। तो हमारी सीआरपीसी में एक भरण पोषण के लिए भी व्यवस्था की गई है। किसके भरण पोषण के लिए? कोई वाइफ है, कोई पत्नी अपने हस्बैंड से भरण पोषण चाहती है, अगर उसका हस्बैंड उसका भरण पोषण करने से मना कर देता है, या अपने बच्चों का भरण पोषण करने से मना कर देता है, या फिर माता पिता जो वृद्ध माता पिता हैं उनका भरण पोषण करने से कोई व्यक्ति मना कर देता है, तो इन सारी परिस्थितियों में इन लोगों को अधिकार है, यानी वृद्ध माता पिता हैं या पत्नी है या फिर उसके बच्चे उस व्यक्ति के, अगर कोई समर्थ साधनों वाला व्यक्ति किसी इनमें से किसी भी कैटेगरी के व्यक्ति का भरण पोषण करने से या उनको मेंटेन करने से रिफ्यूज कर देता है, मेंटेन नहीं करता है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर बताया गया कि वो व्यक्ति आवेदन करके उससे भरण पोषण करके डिमांड कर सकते हैं। फिर देखो और क्या प्रोविज़न दिया गया है। नेक्स्ट प्रोविज़न है हमारा प्रोसीजर रिलेटेड टू एफआईआर एंड इन्वेस्टिगेशन। अब एफआईआर देखते हैं एफआईआर क्या होता है। एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको सीआरपीसी की सेक्शन 154 में डिफाइन किया गया है। और ये जो हमने अभी मेंटेनेंस पढ़ा, तो मेंटेनेंस को सेक्शन 125 में बताया गया है। ठीक, तो अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है? इंफॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में? ऐसी रिपोर्ट जो कि इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रही हो, लेकिन इंफॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में? इंफॉर्मेशन आपकी होती है किसी ना किसी ऑफेंस के बारे में। जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो होती है किसी अपराध के बारे में। तो अब कहीं भी कोई अपराध घटित होता है और कोई व्यक्ति पुलिस थाने जाकर उस अपराध की सूचना देता है, तो उसको हम बोलते हैं एफआईआर। तो अच्छा, अब ऑफेंस हमारे दो तरीके के बताए गए हैं। एक बताए गए हैं कॉग्निजेबल, संज्ञेय अपराध, और दूसरा बताया गया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इन अपराधों के संदर्भ में जो भी सूचना दी जाती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर। तो अब पुलिस को किसी भी अपराध के घटित होने के बारे में कोई भी सूचना मिलती है, इफ पुलिस गेट्स एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस बाय एनी पर्सन, तो उसके बाद एफआईआर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिली है, एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या प्रोसीजर होगा। अब पुलिस को जब एफआईआर मिलेगी यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी, पुलिस उसकी रिपोर्ट बनाएगी तो एफआईआर हो जाएगी। अब फिर क्या होगा, पुलिस उसके बाद इन्वेस्टिगेट करेगी उस मामले में। पुलिस को कहीं भी सूचना मिलती है कि फला जगह पर लोगों ने किसी व्यक्ति को मारा, कहीं पे दंगा हो रहा है, कहीं पर कोई बस वगैरह जला दी गई, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई जा रही, कुछ भी सूचना मिलती है तो पुलिस उस घटना स्थल पर जाती है, उस घटना स्थल का मुआयना करती है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है। तो ये सारे प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें हमें सीआरपीसी में पढ़नी है, एफआईआर एंड इन्वेस्टिगेशन। फिर नेक्स्ट है चार्ज फ्रेमिंग। अभी चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज कब आती है? जब पुलिस सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, जो कि पुलिस रिपोर्ट आपकी कहलाती है। ठीक, पुलिस रिपोर्ट सौंपती है तो तब क्या होता है, तब आपके जो चार्जेस हैं मजिस्ट्रेट फिर उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा अभियोग लगाया गया है कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया हुआ है, तो फिर मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के विरुद्ध कुछ आरोप तय करता है, उसके लिए आरोप विरचित करता है। चार्ज फ्रेमिंग को बोलते हैं आरोपों की विरचना। तो देन मजिस्ट्रेट फ्रेम्स सम चार्जेस अगेंस्ट दैट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स ऑफ द केस। तो उस केस में मजिस्ट्रेट को जो भी तथ्य मिले, जो भी उसमें परिस्थितियाँ उसके सामने आए, जो भी पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को जो कुछ भी साक्ष्य एविडेंसेस मिले, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मजिस्ट्रेट क्या करता है, उस व्यक्ति के ऊपर कुछ आरोप तय करता है। तो ये चार्ज फ्रेमिंग की प्रक्रिया है। और जब आरोप तय हो जाते हैं तो उसको पढ़कर सुनाए जाते हैं। अब चार्ज फ्रेमिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या आएगा, इसमें बोला गया ट्रायल ऑफ वारंट केसेस एंड समन केसेस।
अब देखो कोई भी केस हो, समन मामले से आया हो या वारंट मामले से आया हो, कोई भी केस हो आपका, तो अब मजिस्ट्रेट उसका ट्रायल करेगा। समन मामले, कोई समन मामला है तो उसका ट्रायल कैसे किया जाएगा, और अगर कोई वारंट मामला है तो उसका ट्रायल कैसे किया जाएगा। अच्छा, समन मामले क्या होते हैं, शॉर्ट में अभी बता देते हैं। समन मामले आपके ऐसे केसेस होते हैं जहां पर अपराध आपके, किसी अपराध के लिए अगर 2 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, उसमें सजा अगर 2 वर्ष से अधिक नहीं है, तो वो मामले कहलाते हैं हमारे समन केसेस। और ऐसे मामले, ऐसे अपराध जिनमें 2 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है, अब वो सजा 2 वर्ष से ऊपर कितनी भी हो सकती है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, इवन मृत्यु दंड तक आपका कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो ऐसे मामले जिनमें 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है वो हमारे कहलाते हैं वारंट केसेस। तो इनके ट्रायल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं एक समरी ट्रायल। समरी ट्रायल ये व्यवस्था की गई है ताकि कोर्ट का अनावश्यक समय बर्बाद ना हो छोटे मोटे अपराधों में, छोटे मोटे केसेस में। तो ऐसे केसेस जिनको समरीली या संक्षिप्त रूप से जिनका ट्रायल किया जा सकता है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि समरी ट्रायल कब और किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, उसके संबंध में क्या प्रक्रिया होगी। फिर होता है प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग क्या कहलाता है, ये कहलाता है सौदा अभिवाक, हिंदी में इसको बोलते हैं सौदा अभिवाक। सौदा अभिवाक क्या है, यहाँ पर किसी व्यक्ति को, जो भी आपका आरोपी व्यक्ति है या अभियुक्त व्यक्ति है, एनी अक्यूज्ड पर्सन, तो उसको यहाँ पर एक सुविधा दी जाती है कि अगर आपका जो भी आपका अपराध है, आप अपने अपराध को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, उसको कबूल कर लेते हो, जो भी आपने एक्ट किया हुआ है, ऑफेंस कमिट किया हुआ है, तो उसमें उस व्यक्ति को कुछ रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बार्गेनिंग चल रही है, यानी सौदा चल रहा है कि आप अपना अपराध कबूल करते हो या आप न्यायालय की सहायता करते हो किसी चीज़ में, तो हो सकता है आपको कुछ रिलैक्सेशन दे दिया जाए। लेकिन ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब पूर्णतः ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपना कथन स्वीकार करता है उसको हमेशा उसको रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा। वो न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि न्यायालय उसको रिलैक्सेशन कितना देना चाहता है या देना भी चाहता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक व्यवस्था है प्ली बार्गेनिंग की, ताकि जो अभियुक्त है वो अपना अपराध स्वीकार करे, न्यायालय की कार्यवाही में अनावश्यक समय बर्बाद ना हो और न्यायालय सुगमता से अपने केस को, जो पेंडिंग केसेस हैं उनको ख़त्म करता जाए। ठीक, फिर आखिरी प्रोसीजर क्या आता है, जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो जजमेंट। न्यायालय फिर ट्रायल के दौरान कोर्ट के सामने जो भी साक्ष्य आए, जो भी साक्ष्य पेश किए गए, जो भी साक्षी यानी विटनेसेस हैं, जो भी उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए, तो उन चीज़ों से फिर न्यायालय कंक्लूजन निकालता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद जो भी कोर्ट का कंक्लूजन होता है वो जजमेंट यानी आपके कोर्ट के न्याय निर्णय के द्वारा वो कंक्लूजन आपका दिया जाता है और कोर्ट का जजमेंट होता है, कोर्ट का वो निर्णय कहलाता है। ठीक, तो ये आपकी जजमेंट की प्रोसीडिंग होती है। व्यक्ति को कन्विक्ट किया गया है या एक्विट किया गया है, जो आरोपी व्यक्ति है उसको दोष मुक्त किया गया है या दोष सिद्ध किया गया है, इस बात का निर्णय हमारा जजमेंट से होता है। फिर जजमेंट के बाद देखो एक व्यवस्था की गई है अपील की। अब मान लो कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, लेकिन वो जजमेंट जिस व्यक्ति के फेवर में आया तो ठीक है, लेकिन कोई दूसरी पार्टी उसके फेवर में नहीं आया और वो उसके जजमेंट से संतुष्ट नहीं, उसको लगता है कि कोर्ट का जो जजमेंट है वो जजमेंट उचित नहीं है, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो फिर उस पार्टी को अपील करने की, यानी जिसके अगेंस्ट में जजमेंट आया है, जो भी व्यक्ति जजमेंट से असंतुष्ट है, तो उसको अपील करने की सुविधा दी गई है। उस जजमेंट के बाद किसी भी हायर कोर्ट में जाकर, जहां पर भी अपील की जा सकती है, जो भी अपीलेट कोर्ट किसी भी केस के संदर्भ में डिसाइड किए गए हैं, उन अपीलेट कोर्ट्स में जाकर व्यक्ति अपील कर सकता है इस जजमेंट के विरुद्ध। फिर एक व्यवस्था की गई रिवीजन की, कि न्यायालय किसी भी निर्णय का रिवीजन कर सकता है, किसी भी जजमेंट को रिवाइज कर सकता है, उसमें देख सकता है कि वो जो जजमेंट दिया गया था क्या कहीं उसमें कोई चूक वगैरह तो नहीं है। ठीक, तो रिवाइज भी हो जाता है। और फिर एट लास्ट हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, प्रोविजंस रिलेटेड टू बेल, यानी जमानत से संबंधित प्रावधान, कि व्यक्ति को जमानत को लेकर क्या क्या प्रावधान सीआरपीसी में किए गए हैं, कि किस तरह जमानत दी जा सकती है, किन परिस्थितियों में, किन अपराधों में जमानत स्वीकार की जा सकती है, किन अपराधों में जमानत स्वीकार नहीं की जा सकती और उसके संबंध में क्या प्रक्रिया होगी, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम प्रोविजंस रिलेटेड टू बेल में। अब इसके बाद देखो हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, अब इतना सब देखने के बाद हम आते हैं सीआरपीसी, अब हम सेक्शंस में आते हैं। सीआरपीसी जो हमारी, उसका विस्तार कहाँ तक है, कब वो प्रवृत्त हुई, कब वो लागू हुई और वो कब उसको असेंट मिली, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अब सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी में क्या है, देखिए जो प्रीलिमिनरी सेक्शन है हमारा, यानी प्रारंभिक पार्ट, तो वो सेक्शन 1 से सेक्शन 5 तक चलता है, सेक्शन 1 से सेक्शन 5 तक।
तो अभी हम पढ़ते हैं सेक्शन 1 कि सेक्शन 1 में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सीआरपीसी का कमेंसमेंट। कमेंसमेंट यानी क्या होता है? प्रारंभ। कि ये जो एक्ट आपका ये जो है कब आपका लागू हुआ, कब प्रारंभ हुआ देश में, कब इस एक्ट को लागू किया गया, कब ये एक्ट चलने लगा। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है आपका, द कोड गॉट द प्रेसिडेंशियल असेंट ऑन 25 जनवरी 1974। तो अब हमारा जो एक्ट है इसको राष्ट्रपति की जो अनुमति, राष्ट्रपति की असेंट कब मिली? 25 जनवरी 1974 को। तो 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और इसको लागू किया गया 1 अप्रैल 1974 से। अच्छा, 2 डेट हैं आपकी। ये आपकी जो है प्रेसिडेंट की असेंट अगर पूछा जाए कि सीआरपीसी को प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली, राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति सीआरपीसी को कब दी, तो वो थी 25 जनवरी 1974। लेकिन ये एक्ट लागू कब हुआ इंडिया में, कब इस एक्ट को लागू कर दिया गया, तो ये आपका इन्फोर्स हुआ आपका 1 अप्रैल 1974 को। 1 अप्रैल 1974 को सीआरपीसी लागू हो गया था और इसके अनुसार प्रक्रिया चलने लगी 1 अप्रैल 1974 से। फिर नेक्स्ट आता है टेरिटोरियल एक्सटेंट। अब एक्सटेंट क्या होता है? एक्सटेंट होता है विस्तार। तो टेरिटोरियल एक्सटेंट का मतलब कि ये कहाँ पर, यानी भारत में कितने क्षेत्र पर ये एक्ट लागू है, क्या पूरे भारत में लागू है या पूरे भारत में लागू नहीं है या केवल कुछ ही क्षेत्रों पर लागू होता है। तो टेरिटोरियल एक्सटेंट ये क्या बताता है, इसमें आपका लिखा हुआ है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले क्या है, ये संपूर्ण भारत पर प्रवृत्त होता है, ठीक है। तो संपूर्ण भारत पे इसका विस्तार होगा। इट फर्दर सेज दैट, अब आगे ये क्या बोलता है, प्रोविजन ऑफ दिस कोड अदर देन दोज कंटेंट इन चैप्टर 8, 10 एंड 11। यानी चैप्टर 8, अच्छा यहाँ पे मिस्टाइप हो गया, आपके चैप्टर हैं 8, ये आपका चैप्टर 10 है, ठीक है, 10वां चैप्टर है, ठीक। चैप्टर 8, 10 एंड 11 आपके ये केवल जो 3 चैप्टर हैं, ये 3 चैप्टर कहाँ अप्लाई नहीं होंगे, सॉरी ये 3 चैप्टर ही आपके अप्लाई होंगे स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। तो अब ये कोड बोल रहा है प्रोविजन ऑफ दिस कोड अदर देन दोज कंटेंट इन चैप्टर 8, 10 एंड 11, यानी अध्याय 8, 10 और 11 के उपबंधों को छोड़कर और सारे उपबंध आपके नागालैंड और ट्राइबल एरियाज के अलावा नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में लागू नहीं होंगे। मतलब जो स्टेट ऑफ नागालैंड है और जो भी ट्राइबल एरियाज हैं आपके, तो जनजाति क्षेत्र हैं, तो जो भी नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में आपके कौन से चैप्टर लागू होने हैं, केवल चैप्टर 8, 10 एंड 11, बस इतना याद रखना है हमें, ठीक। तो वैसे तो सीआरपीसी का विस्तार हमारा संपूर्ण भारत पर है, लेकिन नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों में इस एक्ट के केवल अध्याय 8, 10 और 11 ही लागू होते हैं। बाकी पूरे भारत में ये एक्ट पूरी तरह से आपका लागू है। बट द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो आपकी संबंधित राज्य सरकार से मतलब क्या है, जो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में जो भी राज्य सरकार है, तो नागालैंड में नागालैंड की राज्य सरकार हो गई और ट्राइबल एरिया जिस भी स्टेट का है वो नागालैंड का ही है, तो वहाँ पर जो भी संबंधित राज्य सरकार है उसको एम्पावर किया गया है। द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू अप्लाई एनी और ऑल ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कोड टू एनी पार्ट ऑफ द स्टेट और सच ट्राइबल एरियाज। तो आपकी संबंधित राज्य सरकारों को इस संबंध में शक्ति दी गई है, उनको एम्पावर किया गया है कि अगर वो चाहें तो अपने राज्य में यानी स्टेट ऑफ नागालैंड में या ट्राइबल एरियाज में चाहें तो सीआरपीसी के अन्य प्रोविजंस भी वो लागू कर सकते हैं। तो जनरली क्या है, जनरली स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में आपके चैप्टर 8, 10 और 11 ही लागू होंगे, बाकी सीआरपीसी के अदर चैप्टर्स लागू नहीं होंगे। लेकिन अगर संबंधित राज्य सरकार चाहती है तो एक नोटिफिकेशन जारी करके जो भी प्रोविजंस लागू करवाना चाहे तो सीआरपीसी के अन्य प्रोविजंस भी इन क्षेत्रों में लागू करवा सकती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ इसमें क्लियर की हुई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ क्लियर की हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लियर किया हुआ है कि जो सीआरपीसी है, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट दो द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी आर नॉट एप्लीकेबल इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड, इट ओनली मीन्स दैट रूल ऑफ द सीआरपीसी वुड नॉट अप्लाई बट द अथॉरिटीज वुड बी गवर्नड बाय द सब्सटेंस ऑफ दीज रूल्स। यहाँ पर एक आपका मिसप्रिंट है, ये गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि यद्यपि आपके जो सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं वो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में नहीं लागू होते कुछ चैप्टर्स को छोड़कर, लेकिन अगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो सीआरपीसी है सीआरपीसी के वहाँ पे प्रोविजंस लागू नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सीआरपीसी के प्रोविजंस भले ही लागू ना हो, लेकिन जो संबंधित अथॉरिटीज़ हैं यानी सीआरपीसी में जो भी अथॉरिटीज़ या प्राधिकरण हमारे बताए गए हैं तो सारे प्राधिकरण उस सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही गवर्न होंगे।
यानी इन राज्यों में आपकी सीआरपीसी लागू नहीं होगी, लेकिन जो भी आपकी संबंधित अथॉरिटीज़ हैं वो आपकी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही गवर्न होंगी। तो आज के लिए इतना पर्याप्त था, ये था आपका सीआरपीसी का इंट्रोडक्शन। अब इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी अच्छी रखिए, पढ़िए, और यू कैन टेल अस इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि आपको और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या आपके सजेशंस हैं। तो वो सारी चीज़ें आप सजेशन में, आप कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं। योर ऑल सजेशंस आर वेलकम। सो थैंक यू फॉर नाउ।